हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव पटेल। दोस्तों, आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो पैतृक संपत्ति होती है उसको कानूनी तरीके से अपने नाम कैसे कराएं। आज वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हमें विरासत में जो संपत्तियां मिलती हैं उस संपत्ति को हम कानूनी रूप से तब तक अपने नाम नहीं करा सकते हैं जबकि उस संपत्ति पर किसी भी प्रकार के विवाद की जो है आशंका ना हो। संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद जो भी संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं उनके लिए कानूनी रूप से ज़रूरी होता है कि वह संपत्ति को अपने नाम से करा लें। दोस्तों, सबसे जो पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो संपत्ति हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है वह सिर्फ पंजीकरण मात्र से पूरी नहीं होती है। इसके लिए आपको उसका दाखिल खारिज भी कराना पड़ेगा। दाखिल खारिज के बाद ही आपका मालिकाना हक उस संपत्ति पर होगा। जो संपत्ति के कानूनी अधिकारी हैं यह उनकी संख्या पर निर्भर करता है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है कि संपत्ति को अपने नाम से कैसे कराएं। यदि आप पैतृक संपत्ति को अपने नाम से कराना चाहते हैं तो आपके लिए पहली शर्त यह है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उस संपत्ति पर आपका अधिकार है और आप उसके उत्तराधिकारी हैं, यानी आप उसके वारिस हैं। यदि संपत्ति के मालिक ने कोई वसीयत कर रखी है तो यह प्रक्रिया बेहद आसान हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जो वसीयत होती है वह कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ बनी होती है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यदि आपके मालिकाना हक वाली कोई संपत्ति है और आप अपनी इच्छानुसार इसे किसी को देना चाहते हैं तो आप ऐसी संपत्ति को जब भी किसी को दें तो उसे दे सकते हैं जब आपने वह संपत्ति स्वयं अर्जित की हो, ना कि विरासत में मिली हो। आपने यदि कोई संपत्ति स्वयं अर्जित की है और आप इसे किसी को देना चाहते हैं तो आप उस संपत्ति को किसी को दे सकते हैं, लेकिन जो विरासत में मिली संपत्ति होती है उसको आप किसी को दे नहीं सकते। उस संपत्ति पर उत्तराधिकार का कानून है जो लागू होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की कि जो वसीयत ना होने पर कौन कौन सी जो समस्याएं आती हैं उस बारे। कई बार क्या होता है कि जो संपत्ति होती है उसकी कोई वसीयत नहीं होती है तो उसके लिए सबसे बेहतर यही होता है कि जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं वह आपस में ही सहमति से संपत्ति का बंटवारा कर लें। लॉ फर्म डागा एसोसिएट के संस्थापक एडवोकेट धीरज डागा का कहना है कि परिवार के बीच हुए इस बंटवारे को फैमिली सेटलमेंट की तरह सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत करना जरूरी है। इसके लिए यह शर्त होती है कि संपत्ति के मालिकाना हक संबंधी जो दस्तावेज हैं उनका होना बहुत ज़रूरी रहता है। दोस्तों, नंबर 4 पॉइंट है कि वसीयत ना होने पर हल्फनामा दे सकते हैं। यदि संपत्ति की वसीयत नहीं हुई है तो वसीयत ना होने पर एक हल्फनामा तैयार करना होगा। जो भी कानूनी वारिस है या फिर उत्तराधिकारी है उनका अनापत्ति प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है। यदि आपने अचल संपत्ति के सेटलमेंट के लिए किसी उत्तराधिकारी को कोई नकदी दी है तो उसका उल्लेख भी ट्रांसफ़र दस्तावेज में ज़रूर करें, जिसके बाद में परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, नंबर 5 है कि आपको दाखिल खारिज भी कराना चाहिए। दोस्तों, जब संपत्ति का पंजीकरण हो जाता है तो बाद में संपत्ति का दाखिल खारिज भी कराना चाहिए। जब राजस्व विभाग के आंकड़ों में किसी अचल संपत्ति को जब एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे रिकॉर्ड में दर्ज कराना ज़रूरी होता है। साथ ही प्रॉपर्टी के टैक्स भुगतान के लिए भी यह ज़रूरी रहता है। प्रत्येक राज्य में दाखिल खारिज का शुल्क अलग अलग होता है। उस संपत्ति के साथ बिजली पानी के कनेक्शन दूसरे नाम से जुड़े होते हैं। जब आप दाखिल खारिज कराते हैं तो यह आपके नाम से हो जाते हैं। इसके लिए नगरीय निकाय और पंचायत में आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6 पॉइंट है कि प्रॉपर्टी पर होम लोन है तो उसे आपको चुकाना होगा। दोस्तों, जो भी संपत्ति या प्रॉपर्टी है वह आपके नाम से होने जा रही है। यदि उस संपत्ति पर किसी भी प्रकार का होम लोन है तो बाकी का पैसा आपको चुकाना होगा। जैसे ही आप बकाए पैसे का भुगतान करेंगे बैंक लोन क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको दे देगा। साथ ही संपत्ति से जुड़े जो मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बैंक आपको दे देगा। जो संपत्ति का मालिक था उसने यदि किसी प्रकार का होम लोन इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको
इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों 7 पॉइंट है, प्रॉपर्टी लीज पर है तो आपको जो लीज की शर्तें हैं उसका पालन करना जरूरी होगा। यदि संपत्ति या प्रॉपर्टी किसी को लीज पर दी गई है तो उसको एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं उनका पालन करना जरूरी होगा। साथ ही उस संपत्ति उत्तराधिकारी के लिए नए अनुबंध करना पड़ सकते हैं। दोस्तों आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।